अरे मेरे क्लास 8 के प्रो प्लेयर्स, बाबू फाइनली आ गई है आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27 की एकदम न्यू बुक। आज हम बिना किसी रट्टे के डिकोड करेंगे अपनी क्लास 8 हिंदी का धांसू चैप्टर पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। करेंगे इसके कंप्लीट प्रश्न उत्तर का एकदम स्मार्ट पोस्टमार्टम। तो निकाल लो अपनी चकाचक वर्कबुक, चलिए मचाते हैं भौकाल। प्रश्न एक, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? बाबू जरा सोचो, जब हमारा मूड एकदम खराब होता है या हम बहुत खुश होते हैं तो क्या हम पैसा गिनते हैं या राजा को याद करते हैं? नहीं ना, हम सीधा एयरफोन लगाते हैं और गाना सुनते हैं। तो हमारी आत्मा किस में बसती है? सही जवाब है सी, संगीत को। भारतीय संस्कृति में संगीत को ही हमारी आत्मा कहा गया है, क्योंकि ये हमारे सुख दुख हर चीज में हमारे साथ रहता है। प्रश्न दो, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? लो भाई आ गई अपनी ग्रामर। शब्द है प्रतिदिन यानी हर रोज। बाबू ग्रामर का चीट कोड याद रखो। जिस भी शब्द के आगे प्रति या तथा जैसे शब्द लग जाए वहां कौन सा समास होता है? सही जवाब है बी, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में पहला पद प्रति एक अवयव है, इसलिए आंख बंद करके यही भाव पर टीक मार दो। प्रश्न तीन, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे। अब बाबू, स्वर कोकिला का मतलब होता है जिसकी आवाज कोयल जैसी मीठी हो। अब आप ही बताओ, लता मंगेशकर जी को हम किस लिए जानते हैं? सही जवाब है बी, सुरीली गायिका थी। लता दीदी की आवाज दुनिया में सबसे मीठी और सुरीली थी, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जानती है। एकदम हलवा सवाल था। प्रश्न चार, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? बाबू ध्रुपद गायन को आप पुराने जमाने का एकदम क्लासिकल हेवी मेटल या धांसू पॉप म्यूजिक समझ लो। अब इस करक म्यूजिक का ट्रेंड किसने सेट किया था? किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि ग्वालियर के एक राजा ने। सही जवाब है ए, राजा मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ही ध्रुपद गायन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था, इसलिए उन्हें इसका प्रणेता यानी फादर माना जाता है। प्रश्न पांच, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन है? अब बाबू, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाना मतलब जैसे अपने किसी देसी लोकगीत का एकदम क्लासिकल रिमिक्स बना देना। ये भयंकर वाला म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सही जवाब है बी, सिद्धराम कोमकली। बाबू सिद्धराम कोमकली जी ने ही अपने मालवी लोकगीतों को एकदम राज दरबार वाले राग दरबारी स्टाइल में गाकर म्यूजिक की दुनिया में भोकाल मचा दिया था। प्रश्न 6, देश ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। बाबू जरा सोचो, पुराने जमाने में ऐसा कौन सा असली रॉक स्टार था जिसके गाने से सच में आग लग जाती थी और बुझे हुए दिए जल उठते थे? बिल्कुल सही, वो थे अपने महान तानसेन जी। ब्रैकेट में तानसेन को उठाओ और डिब्बे में फिट कर दो। प्रश्न 7, तत् धनमय का संधि रूप होगा। लो भाई आ गई अपनी ग्रामर। तत् धनमय को आपस में चिपकाना यानी संधि करना है। ग्रामर का एकदम सिंपल रूल है कि आधा त यहाँ आधा ना बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? तन्मय। ब्रैकेट में तन्मय बैठा है, बस चुपचाप उसे यहाँ उतार लो। प्रश्न 8, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देश शहर में होता है। अब बाबू, कुमार गंधर्व जी का जो इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है? ब्रैकेट में दो ही शहर है, उज्जैन और देवास। तो याद रखना, ये शानदार समारोह देवास में होता है। उठाओ देवास और जल्दी से भर दो। प्रश्न 9, देश को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बाबू, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप किसी कमरे
दीवार या बॉर्डर में कैद नहीं कर सकते। अरे अपना संगीत, गाने की धुन तो हवा में उड़कर कहीं भी पहुंच जाती है। ब्रैकेट से संगीत पकड़ो और यहाँ सेट कर दो। प्रश्न 10, आत्मिक शब्द में डेस प्रत्यय है। बाबू फिर से अपना वही ग्रामर का पूछ वाला रूल आ गया। प्रत्यय मतलब वो जो शब्द के पीछे पूछ की तरह लटकता है। आत्मिक को जरा स्लो मोशन में बोलकर देखो। आत्मा धन एक, पीछे क्या साउंड आ रहा है? एक। ब्रैकेट में भी एक दिया है। बस यही अपना प्रत्यय है। हो गए ना सारे नंबर अपनी जेब में। प्रश्न 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। बाबू, समास विग्रह सुनकर डरना नहीं है। विग्रह का मतलब होता है शब्दों का ऑपरेशन करना, यानी उन्हें बीच से तोड़ना। चलिए इन दोनों शब्दों को ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं और इनके बीच छुपे हुए असली शब्दों को बाहर निकालते हैं। समाधि स्थल को जब तोड़ा तो बीच से निकला क, यानी समाधि का स्थल। और राग रागिनी के बीच में ये जो छोटी सी लाइन यानी योजक चिन्ह था ना, उसे हटाकर बस और लगा दिया तो बन गया राग और रागिनी। हो गया ना अपना ग्रामर का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल। प्रश्न 12, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल लिखिए। अब बाबू 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, अपने स्कूल में ऐसा कौन सा गाना बजता है जिसे सुनकर एकदम देश प्रेम वाले रोंगटे खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल सही, लता दीदी का सबसे आइकॉनिक गाना, जिसे सुनकर पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। चलिए लिखते हैं उनका सही जवाब है ए मेरे वतन के लोगों। बाबू, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। लता जी की मीठी आवाज में इस गाने से बेहतर और कोई राष्ट्रभक्ति गीत हो ही नहीं सकता। प्रश्न 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? लो भाई, हट का मतलब होता है एकदम बच्चों जैसी जिद पकड़ लेना। अब अकबर तो बादशाह थे, लेकिन उन्होंने अपने तानसेन से एक ऐसा मैजिक दिखाने की जिद पकड़ ली जो बहुत खतरनाक था। उत्तर, बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाकर उसका चमत्कार दिखाने की हट की थी। एकदम परफेक्ट। हमने कोई लंबी कहानी नहीं लिखी, बस इतना बताया कि अकबर को तानसेन की म्यूजिक का असली मैजिक यानी दीपक राग देखना था। दीपक राग गाते ही दिए जल उठते थे। बस यही मेन पॉइंट आंसर में डालो और अपना भोकाल सेट कर लो। प्रश्न 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? बाबू, ऐसा नया नाम देखकर दिमाग तुरंत कहता है कि अरे यार, इसे कैसे याद रखूंगा। टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि अपने इस अलाउद्दीन के पास जादुई चिराग नहीं, बल्कि एक जादुई वाद्य यंत्र था जिसका नाम था सरोद। हो गया ना याद? चलिए लिखते हैं आंसर। उत्तर, उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। छाप लो मेरे शेरों, बस इतना याद रखना कि उस्ताद अलाउद्दीन खां सबसे शानदार सरोद बजाते थे। प्रश्न 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। लो भाई, इतना लंबा सवाल देखकर पक्का दिमाग में अलार्म बज गया होगा कि यार इसमें तो दो दो सवाल मिक्स हैं। अरे बाबू, डरना नहीं है। हमने अभी जस्ट ऊपर जो अलाउद्दीन और सरोद वाला आंसर पढ़ा है ना, बस उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट मारेंगे। चलिए लगाते हैं अपना चीट कोड। उत्तर, 5 वाद्य यंत्रों के नाम, तानपुरा, बीना, सितार, सरोद एवं सारंगी। प्रसिद्ध संगीतकार सरोद उस्ताद अलाउद्दीन खां। देख लिया अपना मैजिक, हमने कोई नया नाम रटा ही नहीं। 5 बेसिक वाद्य यंत्रों के नाम लिखे और प्रसिद्ध संगीतकार में ऊपर वाले सरोद उस्ताद अलाउद्दीन खां को चिपका दिया। इसे कहते हैं डर को हटाकर स्मार्ट वर्क करना।
फुल मार्क्स पक्के। प्रश्न 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? बाबू, समूचे राष्ट्र यानी पूरे देश का नाम सुनकर दिमाग में आता होगा कि अरे यार, इसका आंसर तो बहुत लंबा होगा, कैसे रटूंगा। रटना है ही नहीं, बस इतना सोचो कि कोई पूरे देश का फेवरेट कब बनता है? जब वो हर किसी की भाषा में गाना गाए। उत्तर, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। बस दो मेन बात याद रखनी है। लता दीदी ने हर धर्म और हर भाषा में एकदम दिल से गाने गाए। जब उन्होंने सबकी भाषा में गाया तो पूरा इंडिया उन्हें सुनने लगा। बस सही बात लिखकर अपने फुल नंबर पक्के कर लो। प्रश्न 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। लो भाई, अब ये सवाल देखकर पक्का दिमाग ने बोला होगा, अरे यार, मुझे तो सिर्फ बॉलीवुड और डीजे वाले गाने आते हैं, ये गांव का लोकगीत कहाँ से लाऊं। घबराना नहीं है। आपके सौरभ भैया आपके लिए सावन के महीने का एकदम मस्त और राइमिंग वाला गाना लेकर आए हैं। चलिए इसे गाकर याद करते हैं। उत्तर, बड़े भाग पर सावन आयो, सावन आयो राखी सावन आयो, सखियों ने गाए मल्हार रसिया, बलिहार रसिया दिलदार रसिया। इसे सावन में गाया जाता है। एकदम परफेक्ट। बस सावन आयो और रसिया वाले राइमिंग वर्ड्स दिमाग में सेट कर लो, गाने की तरह याद हो जाएगा। और चूंकि गाने में बार बार सावन की बात हो रही है, तो ये कब गाया जाएगा? बिल्कुल सही, सावन के महीने में। हो गया ना एकदम हलवा। प्रश्न 18, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? बाबू, सवाल में मध्यकालीन भारत और घराना जैसे भारी वर्ड देखकर पक्का दिमाग घुमा होगा कि लो भाई, हिंदी में हिस्ट्री कहाँ से आ गई और ये घराना क्या होता है, कोई बहुत बड़ा सा घर? अरे नहीं मेरे शेरों, म्यूजिक में घराना मतलब एक खास स्टाइल। बस याद रखो कि पुराने जमाने में म्यूजिक का सबसे धांसू स्टाइल अपने ग्वालियर से शुरू हुआ था और वही अपने तानसेन जी का सबसे बड़ा फंक्शन होता है। चलिए लिखते हैं इसका क्रिस्प आंसर। उत्तर, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई है। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय यानी 3 दिन का आयोजन किया जाता है। छाप लो अपनी वर्कबुक में। बस दो बातें दिमाग में सेट करनी है। शुरुआत कहाँ से हुई? ग्वालियर घराने से। और वहां कौन सा फंक्शन होता है? तानसेन समारोह। हो गया ना एकदम आसान। बचा पार्टी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। लो भाई, आ गया इस चैप्टर का फाइनली बॉस, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर, संगीत ऋषि मुनियों की हजारों वर्षों की तपस्या और मेहनत का फल है। जिस समाज में कला यानी म्यूजिक का स्थान नहीं होता, वह समाज प्राणहीन यानी बिना जान का हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने ही संगीत को संजीवनी यानी जीवन देने वाला बनाया है। इसे कहते हैं डर को हटाकर स्मार्ट वर्क करना। कितना शानदार उत्तर है। प्रश्न 20, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। लो भाई, सवाल में 10 पंक्तियां देखते ही दिमाग ने तुरंत सिंगल दिया होगा। बाप रे, 10 लाइन! मुझे तो 2 लाइन भी याद नहीं रहती, पूरी 10 लाइन कहाँ से रटूंगा। अरे बाबू, डर को बोलो बाय बाय। आपको पता है ये 10 लाइन रटनी ही नहीं है। हमने लता दीदी के बारे में इस पूरे चैप्टर में जो जो पढ़ा है, जैसे उनका जन्म, उनका अवार्ड, उनका गाना, बस उसी पुरानी नॉलेज को यहाँ एक के नीचे चिपका देना है।
उत्तर लता मंगेशकर। पहला, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी गायन यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। तीसरा, लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती है। चौथा, उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। पांचवा, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। छठा, लता जी को पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त है। सातवां, लता जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। आठवां, लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। इसमें से स्वर कोकिला, इंदौर 1947 और ए मेरे वतन के लोगों तो हमने पीछे वाले सवालों में ही पढ़ लिया था। बस उन्हीं पुरानी बातों को हमने रिसाइकिल करके यहाँ 10 पॉइंट्स में सजा दिया। इसे कहते हैं बिना रट्टे स्मार्ट तरीके से अपना भोकाल सेट करना। जल्दी से इसे छाप लो और पूरे नंबर अपनी जेब में रख लो। लो बाबू, इसी के साथ हमने पाठ 3 के सारे लंबे और डरावने सवालों का एकदम सुर ताल में धुआं-धुआं कर दिया। अब लंबे पैराग्राफ का सारा डर एकदम कॉन्फिडेंस में बदल चुका है। अगर सौरभ भैया का ये साइकोलॉजी वाला तरीका आपको पसंद आया, तो वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको, अपनी पूरी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अखाड़े में। जय हिंद।